नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। एक देश एक चुनाव के बाद अब वन स्टेट वन इलेक्शन की चर्चा छिड़ गई है। माना जा रहा है कि राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के चुनाव नवंबर 2025 में हो सकते हैं। दरअसल आज विधानसभा में एक राज्य एक चुनाव का मामला गूंजा। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने प्रदेश में चुनाव की कार्य प्रगति को लेकर सवाल किया, जिस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि एक राज्य एक चुनाव के लिए मंत्रिमंडल समिति गठित की गई है। समिति बैठकों के जरिए सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, उसी आधार पर कार्य किया जाएगा। वहीं विपक्ष के नेता टीकाराम जूली का कहना है कि इनके पास कोई प्लान नहीं है, ये चुनाव कराने की स्थिति में इसलिए नहीं है। वैसे देखा जाए तो एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा नई नहीं है। संविधान को अंगीकार किए जाने के बाद 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। हालांकि कई बार लोकसभा विधानसभा समय से पहले भंग होने के कारण एक साथ चुनाव कराने में बाधा आई थी। बहरहाल अब एक साथ चुनाव होने से समय तो बचेगा ही, साथ ही संसाधनों की बर्बादी भी नहीं होगी। लेकिन बात यह कि वन स्टेट वन इलेक्शन के फॉर्मूले से आखिर टेंशन में कौन है? आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। बिना किसी नियम कानून के चुनाव को आगे सरकाया जा रहा है। वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है आरसी चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। आरसी जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा में शामिल हुए सुभाष शर्मा जी भी राजनीतिक विश्लेषक है। सुभाष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। शुरुआत सुभाष जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चा थी और आज विधानसभा में भी सवाल लगता है, इसके बाद उस पर जवाब भी दिया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार इसे लेकर तैयार है? क्योंकि विपक्ष अपनी बात यहां पर रख रहा है इसके खिलाफ, लेकिन क्या सरकार तैयार है इसे लेकर, या जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एक विचारधारा के तौर पर है कि वो ये करना चाहते हैं या करेंगे? या आपको लगता है कि हाँ, उनकी तैयारी है और इसलिए डंके की चोट पे विधानसभा में भी ये बात कही यूडीएच मंत्री ने और बाहर भी? सबसे पहली बात यहाँ ये है कि सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं। इलेक्शन के, जहां तक इलेक्शन का सवाल है, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन के पास भी तैयार है। और केवल इतनी सी बात है कि समय की बात है, और समय के साथ में क्या कार्य योजना सरकार के दिमाग में है। कार्य योजना आज एक तरह से सांकेतिक रूप से सामने आई है कि जो इलेक्शंस है हमारे यहाँ लोकल बॉडीज के, लोकल बॉडीज का देखिए, बात यहाँ ये आती है कि कोई भी इलेक्शन हम करते हैं तो ये जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये बड़ा बाधा का सब्जेक्ट है किसी भी राज्य के विकास के लिए, बल्कि तो कहें कि पूरे देश के लिए। तो वन इलेक्शन वन स्टेट वाला और या वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो ये जो विचार है, ये विचार बहुत ही उत्तम विचार है, और इससे डेमोक्रेसी को कहीं कोई खतरा नहीं है। डेमोक्रेसी के जो बेसिक हमारे जो पिलर्स हैं, जो बेसिक हमारे उसूल हैं, उनको लेकर कोई डेंट होने की कोई संभावना है, कोई आशंका है ही नहीं। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सोचना चाहिए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, कोई राजनीतिक दल हो। यदि हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें सारे आपके लोकल बॉडीज के भी, ग्राम पंचायतों के भी, जिला परिषदों के जितने भी इलेक्शंस हैं, ये सारे समाहित हो जाने चाहिए। और इसमें स्टेट असेंबली के अलावा फिर हमारे जो लोकसभा के इलेक्शन, वो सारे जनरल इलेक्शन। इससे बचत क्या होगी? बचत ये होगी कि एक तो संसाधन हमारे जो बार बार उसमें जाते हैं, दूसरा गवर्नमेंट ड्यूटीज लगती हैं, तो गवर्नमेंट का काम बाधित हो जाता है। तीसरी बात यह कि ट्रांसपोर्टेशन का मसला आता है। चौथी बात यह है कि जो वोटर्स हैं उनको अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। भैया, एक भारत का नागरिक होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते उनको वोट करना ही पड़ेगा, तो वोट करने के लिए जाना पड़ता है। तो हर बार ये नई समस्या है, और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। आदर्श आचार संहिता जहां जहां इलेक्शन में लागू होती है, विकास के सारे काम ठप हो जाते हैं। एक तरह से पहिया रुक जाता है। विकास के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, जो मूलभूत जरूरत के काम है, जो सरकार के पास एक तरह से पेंडिंग रहते हैं, वो भी नहीं हो पाते हैं। और यदि किसी गलती से मान लीजिए किसी ने कर दिया भलमनसाहत में, तो उसके ऊपर फिर सवाल आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन हावी हो जाता है। तो लोग डरते हैं इस बात से, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, सब डरने लग जाते हैं कि नहीं भाई, मैं ये काम नहीं करूंगा। चाहे वो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के परिधि में आता है या नहीं आता है, ये विवेचना बाद की बात है। लेकिन
प्राइमा फेसिया ही उसको नजरअंदाज कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि नहीं भाई इसमें हम पटरे में नहीं पढ़ना चाहते, कल को हमारे ऊपर तलवार आ जाएगी, कल को हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा, कल को हमको 17 सीसी का नोटिस मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सर्विस रूल्स का वो बहाना देकर और आम आदमी को फिर अब होता यह है कि चाहे काम हो या ना हो, लेकिन आम आदमी जब जाता है तो सुनवाई होती है तो उसको थोड़ा संतुष्टि होती है। काम का तो आप सब जानते हैं कि किस तरह से सरकारों के काम होते हैं और किस तरह से इनकी योजनाओं के और बाद में रिजल्ट आते हैं, वो आप हम सब जानते हैं। लेकिन बहाने लेकर जो ब्यूरोक्रेसी या हमारा जो प्रशासन का तंत्र है ये बहाना ले लेता है। अब चाहे नीयत कैसी हो सरकार की, सरकार चलाने वालों की, लेकिन जो हमारा तंत्र है वो तो अपना काम करता है, उसको एक बहाना मिल जाता है कि नहीं भाई ये तो इसमें तो आदर्श आचार संहिता है। बिल्कुल, जो आपने बात रखी उससे ये साफ है कि इसके बेनिफिट ज्यादा है, फायदे ज्यादा होंगे अगर ऐसा होता है तो, अगर सरकार इसकी तैयारी कर रही है। वापस मैं आपका रुख करूंगी सर आरसी चौधरी जी। अब देखिए सत्ता पक्ष की अपनी बात है जिस तरह से कहा भी जा रहा है, और अभी आपने सुभाष जी को भी सुना आरसी जी, उनका कहना है कि बेनिफिट से ज्यादा इसके, फिर भी विपक्ष यहाँ पर इसके खिलाफ है। जिस तरह से आज टीकाराम जूली जी ने भी विधानसभा में ये बात कही, क्या कांग्रेस का स्टैंड है इसे लेकर? क्योंकि पहले भी होता था, ये कोई पहली बार नहीं है, इसके बाद बीच में व्यवस्था चरमरा गई, आगे पीछे हो गया, जब वक्त से पहले विधानसभा या लोकसभा भंग हो गई, अब इसका वापस उसी चीज को शुरू करने की बात कही जा रही, तो आपको क्या इसमें खामी लगती है? श्वेता जी, लोकतंत्र के अंदर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को हमारे संविधान ने इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि कोई भी एक संस्थान निरंकुश ना हो, किसी को भी असीमित शक्ति नहीं दी गई। शक्तियों का संतुलन बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए तमाम संस्थानों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। आप अगर कोई विधानसभा में कानून बनाएंगे, संसद में कानून बनाएंगे, उस कानून को लेके किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, आप कोर्ट्स में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। सुभाष गर्ग जी ने जो बात कही, मैं तमाम उन बातों को सत्य मान लेता हूं, राजस्थान की 8 करोड़ जनता सत्य मान लेती है। लेकिन इसका सबसे पहली बार जिक्र 9 फरवरी 2024 को जब बजट पेश किया गया था तब सरकार ने किया, क्योंकि एक जुमला पूरे देश के अंदर गढ़ा गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उसी की तरह सुर्खियां बटोरने के लिए और तमाम जो लोग बैठे थे उन्होंने मेज को थपथपाया, और जो अन्य उनके जो विसल ब्लोअर्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं संगठन के, उन्होंने बहुत फैलाया। सुभाष जी ने जो बातें की उन्हीं बातों की दुहाई दी, लेकिन सुभाष जी ने एक बात का जिक्र किया कि नीयत कैसी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि नीयत कैसी है। मैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार से पूछना चाहता हूं, 9 फरवरी 2024 को आप घोषणा करते हैं, घोषणा के बाद में क्या आपने कैबिनेट सब कमेटी बनाई इसको लेके? क्या आपने जो विधिक कानून है, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है, जो हमारे पंचायती राज अधिनियम है, उनके अंदर किन कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा, इसको लेके विधानसभा के पटल पे कोई चर्चा की? इसमें जो सार्वजनिक सुझाव होते हैं, क्या राजस्थान की 8 करोड़ जनता से वो सुझाव आमंत्रित किए गए? ये एक जुमला था और जुमले को फ्लोट किया गया। वो फरी का चंदन घसोरे मेरे नंदन सिर्फ नारा देना था, ना इसमें कोई बजट का प्रावधान, ना कोई सरकार का संकल्प। नियत सीधी थी, सिर्फ सुर्खियां बटोरनी थी। इसके मैं इन पे 1-2 पंक्ति के अंदर मेरी बात को कहूंगा कि राष्ट्र प्रेम की आड़ में भ्रम फैला रहे हैं, सच की रोशनी से यूं क्यों मुख मोड़ रहे हैं। देशभक्ति लफ्जों से नहीं होती, कर्मों में बसती है। सच कहना और कर्तव्य का निर्वहन करना ही सच्चा लोकतंत्र है। इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कहने के बाद में आप कहां तक पहुंचे? जो हमारे पूर्व के कानून हैं, उन्हीं कानून के तहत में जो कानून स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं, उन चुनावों के संदर्भ में जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है, उसकी धारा 30(1) और उसकी अनुच्छेद 330 के तहत हम किस प्रकार से चुनाव को आगे ले जा सकते हैं। ये विशेष परिस्थितियां हो जहां पे सरकार चुनाव कराने में सक्षम ना हो। लेकिन आरसी जी, क्या कोई डाउट है कि जो सरकार कह रही है वो नहीं कर पाएगी? क्योंकि टीकाराम जूली ने भी बात की कि इनकी कोई तैयारी नहीं है, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। आप भी वही बात, कई चीजों का आपने मैंने तो आपके सामने जिक्र किया, कोई कैबिनेट सब कमेटी नहीं बनाई, कोई सार्वजनिक ओपिनियन नहीं ली गई। हाई कोर्ट में जो रिट्स लगी गई, हाई कोर्ट में जो याचिकाएं लगी, उसमें सरकार ने जवाब पेश किया, ऐसा प्रस्ताव है। प्रस्ताव पे क्या है, कब होगा, कोई मंशा नहीं।
इसलिए मैं कह रहा हूं राजस्थान की 8 करोड़ जनता को, जो सुभाष गर्ग जी ने जो बातें गढ़ी, जो सुशासन की जो बातें की, प्रशासन की जो मनसा पे और नियत पे जो शक जाहिर किया, ये प्रशासन पे नहीं सरकार की नियत पे शक है। इसलिए 1 साल बीत जाने के बाद में 19 फरवरी को जब दोबारा बजट आता है तब फिर चर्चा करते हैं। आज भाजपा के विधायक ने सदन में पूछ के सरकार की मंशा को साफ करने की बात कही, क्योंकि बाहर सार्वजनिक पटल पे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सदन के अंदर आपको आपके ही विधायक ने पूछा कि सरकार की मंशा क्या है। आप इस नवंबर से आगे जा नहीं सकते। जवाब दिया गया। आप देखते हैं नवंबर 2025 की बात करें। देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर बात की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि इसे लेकर टेंशन क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि नवंबर 2025 में हम चुनाव कराने जा रहे हैं, हमारी तैयारियां हैं उसी के मद्देनजर। ही दूसरी अहम बात, प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियां इसके मद्देनजर क्या रह सकती हैं? निश्चित रूप से ये जो विचार है और ये केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के साथ साथ ही आ गया था, और ये 370 कश्मीर की धारा हटाने के मसले के तरीके से ही इसको यहाँ तक लेकर के आया गया है जी। देखिए, देश में प्रजातंत्र की व्यवस्था जो है वो पारदर्शी तरीके से लागू हो, इसमें चुनाव जो है वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये तो सब जानते हैं कि चुनाव के जरिए ही प्रजातंत्र जो है स्थापित होता है। तो सबसे पहले ये है कि ठीक है जी, फाइनेंस से एक इशू है, इसके पीछे सबसे मोटा जो कारण दिया गया कि साहब 1 नेशन 1 इलेक्शन से पैसे की बचत होगी और समय की बचत होगी। ये 2 ही कारण थे, इसके अलावा तीसरा कोई कारण नहीं था। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम हैं। आप एक बार कराइए चाहे आप 100 बार कराइए, अगर आपके चुनावों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो किसी काम के नहीं है, वो प्रजातंत्र के खिलाफ है। इसलिए सबसे पहले मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, जुडिशरी को, सबको ये चाहिए कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था हो। उसके बाद आप एक बार कराएं चाहे 100 बार कराएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता अपना शासन चाहती है, जनता के ऊपर शासन थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार के आइडिया को स्टेट में लागू करना ये स्टेट का कर्तव्य है, और चूंकि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी है तो फॉलो तो करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या तैयारियां हैं, क्या स्टेट को कॉन्फिडेंस में लिया गया, क्या विपक्ष को समझाया गया कि हम लोग किस तरह से इस चुनाव में जाना चाहते हैं, किस तरह के फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं होंगी, क्या उसके बारे में जनता को कुछ अवेयर किया गया। अगर ये सब नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को और इलेक्शन कमीशन को, दोनों को इस पर विचार करना चाहिए कि हम पहले विपक्ष और जनता को विश्वास में लें, उसके बाद उनके लिए कोई व्यवस्था करें। जी, अभी आपने इसमें मैं समझता हूं कि अभी तक सरकार ने हो सकता है बहुत अच्छी तैयारियां की हों, लेकिन जनता को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। वो काम अभी तक दिखाई नहीं दिया। चलिए ठीक है, लेकिन देवेंद्र जी, आपने कहा जनता को विश्वास में नहीं लिया गया, ये कैसे होगा? क्योंकि अभी अगर एक स्टेट या 1-2 स्टेट के भी चुनाव होते हैं, चुनाव परिणाम आते हैं, तो सवाल उठता जरूर है ट्रांसपेरेंसी को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर, फिर चाहे विपक्ष उठाए, आम जनता की तरफ से तो कोई आवाज नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पर आवाज उठती है। आप उस भरोसे की बात कर रहे हैं? नहीं, देखो, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, इसमें कोई कानूनी बाधा है ही नहीं, इसके लिए घोषणा करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप ही ये व्यवस्थाएं करके कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। कौन उसको रोकने आता है कि साहब एक साथ क्यों करवा रहे हैं? कोई रुकावट नहीं है। ये मैं समझता हूं कि अनावश्यक जुमला है 1 स्टेट 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगर आप वैसे ही बिना घोषणा के भी एक साथ चुनाव कराने में सक्षम हो जाएं तो आप करवाइए ना। शुरुआत में हुआ ही था चुनाव, जब आजादी के तत्काल बाद एक साथ चुनाव हुए थे, तो कोई कानूनी रुकावट थोड़ी है इसमें। नए कानून भी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिवली व्यवस्थाएं करनी है, अगर वो आप करने में सक्षम है तो करके दिखाइए। लेकिन जिस तरह की राजनीति आज के दिन पॉलिटिकल पार्टीज की चल रही है, उसमें माफ कीजिएगा, इस तरह के विचार प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वो कहीं सरकार गिराते हैं, कहीं बनाते हैं। अभी तो हमारे यहाँ दल बदल
कानून का ठीक भी है, आपके इसी स्पष्टता पर ही- नहीं है, हाँ। और जिसके कारण बीच बीच में सरकारें गिरती हैं, टूटती हैं, बनती हैं। पहले तो उसको ठीक किया जाए, तब कोई जाकर के ठीक है। स्थिरता आएगी। देवेंद्र जी, आपने जो बात कही, सुभाष जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? आपने भी बात की कि बेनिफिट से, लेकिन बहुत सारे सवाल देवेंद्र शास्त्री जी ने उठा दिए। देखिए, सवाल करना मौलिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, और जो बातें उन्होंने उठाई हैं वो बातें तो यदि हम देखें तो शुरुआत से, जब यूं समझ लीजिए आप, जब हम लोकतंत्र की परिकल्पना, लोकतंत्र का विमर्श लेकर आए हैं, तब से यही बातें हैं। और ये मॉरल हाई ग्राउंड्स की बातें तो हैं, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि ये प्रैक्टिकली जो चीजें हम सोच रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नंबर एक। नंबर दो, जहां तक प्रजातंत्र की बात है, राइटली ही सेड कि प्रजातंत्र का बेसिक जो मानदंड है, बेसिक बैरोमीटर है, वो इलेक्शन है। और इलेक्शन अपने आप में जागरण का भी काम करता है, और इलेक्शन जनता में जागरूकता भी लाता है। तो इलेक्शन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अभियान है। और जहां तक पारदर्शी चुनाव की बात है, तो ये हो सकता है कि मतांतर हो, कोई बैलेट पेपर को ला रहा है, कोई ईवीएम को ला रहा है। जहां ईवीएम जीत जाती है वहां कोई सवाल नहीं खड़े होते हैं। जहां बैलेट पेपर की बात आती है, तो बैलेट पेपर के जमानों में हमने देखा है कि बैलेट पेपर की पेटियां लोग उठा ले जाते थे। बैलेट पेपर में कई तरह के फर्जीवाड़े हुए हैं, फर्जी बैलेट पेपर छपे हैं। तो ये व्यवस्था, देखिए, हम जैसे हैं, हमारा कैरेक्टर जैसा है, वैसी व्यवस्थाएं हैं। बेसिकली कोई भी व्यवस्था आप ले आए, फुल प्रूफ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति जो है उसका कैरेक्टर ही ऐसा ही है। वो सरकार में चला जाए, चाहे वो वोटर हो, दोनों का आप देखिए, ये कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन बात यहाँ ये आ रही है कि जो सवाल आ रहा है कि सरकार की नीयत क्या है। सरकार की नीयत जो है वो, देखिए, इलेक्शन कराने को डिले प्रोसेस करना, ये सरकार की नीयत जो है। फायदा किसको नुकसान है? हम राजनीतिक तौर पर भी बात कर लिए या आम जन के लिहाज से बात कर ले, क्या नुकसान है या फायदा है आम जनता का? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक साथ चुनाव होने पर स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाए या किसी तरह का कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़े? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा, चौधरी जी ने भी कहा और शास्त्री जी ने भी कहा, चुनाव जब 1952 में, 1952 में जब हमने पहला चुनाव करवाया, 1946 में बेसिकली सरकार बन गई थी, लेकिन चुनाव हमारा 1952 में हुआ। क्योंकि ये इतना टाइम हमने इसीलिए लिया कि भारत की जनता को जागरूकता है कि भाई इलेक्शन में क्या करना है, सरकार को किस तरह से काम करना है, सरकार ने किस तरह से बेसिक फाउंडेशन का काम किया। और वो 52 में हमने चुनाव देखा, कराया हमने। तो 52 का जो चुनाव था वो अपने आप में एक यार्ड स्टिक लेकर यदि हमारी सरकारें चलती हैं तो बखूबी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, कांग्रेस नीति जो सरकारें थी, उन्होंने जबरन जो सरकारों को गिराया। पहला उदाहरण केरल का, नंबूद्रीपाद की सरकार गिराई तो इलेक्शन कराना पड़ा। तो ये जो बात अभी शास्त्री जी भी कह रहे थे कि सरकारों को गिराना, उलटना, पलटना, टॉपल करना सरकार को। आज देखिए, अयोध्या का बाबरी ढांचा ढहता है और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको गिरा दिया जाता है विदाउट एनी रीजन, विदाउट रीजनिंग। ये जो हमारी यही वजह है कि इसे लेकर डाउट, चाहे विपक्ष हो या अन्य लोग हो, उन पर मन में, उनके जहन में ये चीज आ रही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। एक बार अगर शुरुआत कर दी तो क्या गारंटी कि हमेशा फिर इसी तरह से, इसी स्थिति में चुनाव चलेंगे? आरसी जी, अब बहुत सारी बातों का भी आपने जिक्र किया कि क्यों ये सवाल उठ रहे, क्यों विपक्ष कह रहा है। चलिए, नियत भी मान लीजिए कि है सरकार की एक साथ चुनाव कराना, पैसे की बजट, टाइम की बचत की बात कर रहे हैं, हमेशा हम इलेक्शन मोड में रहते, वो नहीं रहेंगे, कम से कम काम हो सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आप इसमें क्या देखते हैं? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले जो सुभाष गर्ग जी ने भी जो कहा था कि नीयत, सरकार की नीयत, 9 फरवरी 2025, आज कौन सा महीना है, आज तक सरकार ने इसमें एक कदम चला क्या? बिल्कुल नहीं चला। सरकार किन नियमों में बदलाव करके इस स्लोगन को पूर्ण कर रही है? क्या ग्राम पंचायतों का और स्थानीय निकायों का चुनाव ही 1 स्टेट 1 इलेक्शन है? क्या राज्य की विधानसभा का चुनाव उस दायरे में नहीं आता? क्या अगर ये चुनाव अलग होंगे तो आचार संहिता नहीं लगेगी? क्या ये आचार संहिता पूरे राज्य में लगती है जब स्थानीय निकायों के चुनाव होते? नहीं लगती, सिर्फ उसी जिले और क्षेत्र के अंदर लगती है। लेकिन सरकार जो पर्ची से चुनी गई, जो विधायकों की राय के बिना राजस्थान की 8 करोड़ जनता पे एक मुख्यमंत्री थोपा गया, उसी पर्ची ने राजस्थान की जो ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों में 6,759 ग्राम पंचायत जिनका कार्यकाल 25 जनवरी को पूर्ण हो गया, उस जनवरी के बाद में उन्होंने पर्ची से अपने आप को एहसास कराया कि सरपंच भी प्रशासक मेरी पर्ची से बने हैं। यह संविधानों के नियमों का उल्लंघन है। लोग अगर 6 महीने से आगे जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में चुनौतियां दे रहे हैं, लेकिन सरकार की मजबूरी है, क्योंकि जो शेष ग्राम पंचायत है 704, उनका मार्च 25 में कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा। 3,847 ग्राम पंचायतों उनका सितंबर और अक्टूबर में कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा। इसलिए सरकार इसको आगे ना तो ले जा सकती, ना उस कार्यकाल से पीछे ला सकती। लेकिन ये जो प्रयोग किया है वो राष्ट्र के
और राज्य के 8 करोड़ जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया है। सरकार की नीयत अगर साफ होती तो सरकार खुद कहती कि हम जनता की अदालत में जाएंगे और संपूर्ण चुनाव एक साथ कराएंगे। वो तो जा सकते हैं। मुख्यमंत्री घोषणा करें कि मैं जनता की अदालत में जाके मेरे पे मोहर लगा के लेके आऊंगा, जब नवंबर में चुनाव होंगे तो मैं जनता की अदालत में सामना करूंगा। वो जा सकते थे, लेकिन सरकार सिर्फ स्लोगन करती है। आरसी जी, देवेंद्र शास्त्री जी, क्या मुश्किलें इसे लागू करने में आ सकती हैं? सबके अपना अपना डर है, अपने अपने जहन में, और सवाल उठना भी लाजमी, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ी चीज, बड़े बदलाव की बात होती है तो क्या सब एक मत एक राय है उसे लेकर? श्वेता, देखो कि एक देश एक चुनाव जो है इसके विरोध में कोई होगा, मैं समझता नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कर नहीं सकती है। ये एक अच्छा विचार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इसके बाधाएं हैं उसको समझना और उनको दूर करना बहुत जरूरी है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक तो निष्पक्ष चुनाव और दूसरा जो सिस्टम हमारा बना हुआ है वो किस तरह की बाधा खड़ी करता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इसमें आती है वो दल बदल कानून की है। दल बदल कानून में जिस तरह की खामियां छोड़ी गई हैं और जिस तरह की गुंजाइश छोड़ी गई है, परसेंटेज वाइज दे दिया गया है, इतने % लोग छोड़ के चले जाएंगे तो मतलब उसको दल बदल को जायज मान लिया जाएगा। ये मैं समझता हूं कि प्रिंसिपली सैद्धांतिक रूप से गलत है। और अभी भी ये विवाद जो है कोर्टों में पेंडिंग है कि भाई अगर आप एक एक्स विचारधारा से चुनाव जीत करके आए, जनता का विश्वास जीत करके आए और उसको डिच करके आप दूसरी पार्टी में कितने भी % में जाएं, लेकिन वो तो उन मतदाताओं का तो अपमान है, उनके साथ तो धोखा है, तो उसको आप दल बदल कानून के तहत जायज कैसे कह सकते हैं? तो ये दल बदल कानून में जब तक ये क्लियरिटी नहीं होगी, ये चुनाव कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। और सबसे ज्यादा समस्या जो है, पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे लगाती है कि सरकारें तोड़ी गई, गिराएगी, बीच में कार्यकाल के पहले ही तोड़ी गई, और अब जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि भाई लगातार सरकारें गिराई जा रही हैं। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि दल बदल कानून को क्लियरिफाई किया जाए, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि एक 1 नेशन 1 इलेक्शन पे आप जा सकते हैं। व्यवहारिक रूप से क्या ये संभव है? अगर इतने सवाल उठ रहे हैं, फिर भी अगर इन चुनौतियों को या इन सवालों को दरकिनार किया जाए, इसका समाधान निकाला जाए, तो क्या व्यवहारिक रूप से संभव है इसे इंप्लीमेंट करना? क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार रहेगा एक साथ चुनाव कराने के लिए? आपको लगता है सक्षम है? आराम से सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है। ये विचार अति उत्तम विचार है और इसमें कोई शक नहीं। हमारी मशीनरी आराम से चुनाव करा सकती है। बैलेट पेपर आप देखिए, बूथ तो लगते ही है ना, चाहे असेंबली इलेक्शंस हो और चाहे जनरल इलेक्शंस हो, बूथ तो लगते हैं। और बूथ जहां बूथ बना हुआ है वहीं बूथ बनेगा, ये तय है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रिमोट यानी माइक्रो बूथ की कोई जरूरत हो। माइक्रो बूथ की जरूरत नहीं है। व्यक्ति बूथ पर आता है, वोटिंग करता है, चाहे वो जनरल इलेक्शन के लिए करे, चाहे स्टेट असेंबली के लिए करे, उसी टाइम वो लोकल बॉडीज के लिए कर देगा, उसी टाइम वो ग्राम पंचायतों के इलेक्शन के लिए कर देगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या अरेंजमेंट के लिए तो कोई खास बात है ही नहीं। हाँ, अभी भी हम फेजेज में चुनाव कराते हैं। जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं या स्टेट असेंबली के भी इलेक्शंस होते हैं, तो बहुत सारी बड़ी असेंबलीज हैं, तो मतलब बड़े स्टेट्स हैं, तो फेजेज में चुनाव होते हैं, तो फेजेज में उसके भी कराए जा सकते हैं। जहां तक बात दल बदल कानून की है, तो अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन में या 1 स्टेट, उसमें दल बदल कानून का कोई इस तरह का मामला भी है नहीं। हाँ, नियत की बात हो सकती है, जैसे शास्त्री जी कह रहे हैं कि नियत खराब है। हालांकि मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो ये है कि दल बदल कानून जो है, यदि गलती से मान लीजिए कि कोई पार्टी में आदमी चला गया, तो वो क्या मतलब पूरे 5 साल तक बंधुआ मजदूर की तरह रहेगा? क्या वैचारिक मतभेद नहीं हो सकता है? क्या वो नेता के प्रति उसके कोई यदि कोई बात आगे नेता के प्रति उठा दी? भविष्य में क्या फैसला होता है इसे लेकर? क्योंकि बंधुआ मजदूर का सवाल नहीं है। अगर आप एक विचार के साथ जनता का विश्वास लेके आए हैं, अगर आपका विचार बदल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए और छोड़ दीजिए अपना पद, और उसके बाद जाइए और फिर से जनता के पास जाइए और चुनाव जीतिए। इसे लेकर भी कुछ नियम नए कानून बनते हैं नहीं, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, देवेंद्र जी, आरसी जी, सुभाष जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 1 स्टेट 1 इलेक्शन, सरकार बोल रही है हमारी तैयारी है, सरकार बोल रही है हमारी नियत साफ है और इसे हम कराएंगे। और ये कोई पहली बार नहीं, क्योंकि पहले भी हुआ था। ठीक है, बीच में ये प्रक्रिया गड़बड़ा जरूर गई, लेकिन इसे वापस लाया जाएगा, इससे फायदे बहुत है। विपक्ष का अपना मत है यहाँ पर। विपक्ष का कहना है कि इसे चर्चा होनी चाहिए, भरोसे में लेना चाहिए आम जन को भी, विपक्ष को भी, और उसके बाद इसे इंप्लीमेंट कराया जाए। चैलेंजेस इतना कह सकते हैं कि इसमें सरकार के लिए बहुत हो गए। हालांकि सरकार की तरफ से दावा है कि 2025
नवंबर में ही ये चुनाव कराएंगे। अब देखना होगा किस तरह से तैयारी होती है, क्या बदलाव किए जाते हैं, कितना प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है, कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और कितनी बड़ी चुनौती सरकार के पास रहेगी जिससे वो पार पाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है इन सब चीजों का समाधान करते हुए तो एक अच्छी पहल है, अच्छा कदम रहेगा, लेकिन देखना होगा उतना आसान नहीं है जिस तरह से आज बात की जा रही है। चलिए इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।